आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम लगातार उमर खालिद, शर्जील इमाम और जो बाकी दिल्ली दंगों के आरोपी हैं उनके बेल से जुड़े हुए मामलों पर जो भी अपडेट होता है वो आपके लिए लेकर के आते हैं। जो शुक्रवार को सुनवाई हुई उसमें एक बहुत दिलचस्प बात निकल करके सामने आई। हमने बताया कि आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा गया कि उमर खालिद, शर्जील इमाम या शिफा उर रहमान, ये सब लोग हैं पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली में बम धमाके हुए और उनके वाइट कॉलर मॉड्यूल से इन लोगों को जोड़ दिया कि जैसे ये डॉक्टर पढ़े लिखे हो वैसे ये लोग भी पढ़े लिखे हैं और ये ज़्यादा ख़तरनाक हैं। दिल्ली पुलिस की आर्ग्यूमेंट चलते रहे। दिल्ली पुलिस ने एक बहुत अहम बात कोर्ट में कही है, क्योंकि 5 साल 5 महीनों से ये सब लोग जेल में हैं। अब जब इतने लंबे वक्त से सब ये लोग जेल में हैं तो यही दलील दे रहे हैं कि भाई अभी 5 साल 5 महीने हो गए हमें जेल में, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हमें बेल दे दी जानी चाहिए। इनफैक्ट जिन धाराओं में मुकदमा हुआ है, एक तो यूएपी है, इसके अलावा और भी धाराएं हैं, उनमें से कुछ धाराओं में तो 5 साल की सजा भी नहीं होती, उससे ज़्यादा तो वो काट चुके हैं ऑलरेडी। तो कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि इनके ट्रायल को पूरा होने में 2 साल का वक्त लगेगा और हमें 2 साल दे दीजिए, इनको बाहर ना निकलने दिया जाए, इनको बेल ना दी जाए, हम 2 साल में ट्रायल ख़त्म कर लेंगे और जब तक ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाता इनका जेल में रहना बहुत ज़रूरी है। ये बात दिल्ली पुलिस ने कही है। यानी अभी 5 साल 5 महीने ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी 2 साल और लगेंगे, यानी ये लोग 7 साल 5 महीने जेल में रहें। 7 साल 5 महीने वो भी अपनी पीक जवानी के, या उस दौर में जब इंसान अपनी आगे की ज़िंदगी डिफाइन करता है अपनी मेहनत करके, और मान लेते हैं कि ये सब के सब निर्दोष निकल आए, तब तो क्या दिल्ली पुलिस इनके 7 साल 5 महीने वापस कर पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में शर्जील इमाम के बारे में तमाम बातें कहीं, तो उन्होंने कहा था कि शर्जील इमाम ने प्रोटेस्ट के दौरान कहा था कि चिकन नेक है आसाम के पास, वहाँ ब्लॉक कर दो, जगह जगह चक्का जाम करो, सब सारी बातें कोर्ट में कही थी। उनको लेकर के कहा कि इनका मकसद आर्थिक तंगी लाना था, देश में माहौल ख़राब करना था, देश में हिंसा भड़काना था, और ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए साजिश रच रहे थे। शर्जील इमाम की तरफ से वरिष्ठ वकील पेश हुए, उनका नाम सिद्धार्थ दवे है, और उन्होंने कहा कि जो क्लिप्स दिल्ली पुलिस दिखा रही है शर्जील इमाम के भाषण की, वो 3 घंटे लंबे भाषणों से लिए गए छोटे क्लिप हैं और इनका मकसद आरोपी के पक्ष को कमज़ोर करना है, क्योंकि इन क्लिप्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोर्ट में दिखा करके लाभ लेने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने तमाम तरीके से बात की कि एक योजना के तहत गुमराह करने की कोशिश हुई थी। पुलिस ने कहा कि इनका मकसद जो था वो जगह जगह माहौल ख़राब करना था, और जब ऐसे वक्त में दंगा कराया इन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त राष्ट्रपति थे अमेरिका के, अब भी हैं, बीच में जो बाइडन आए थे, तो उनके रहते हुए भारत के इमेज को वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर ख़राब करना था, ये इनकी मंशा थी, ऐसा कोर्ट में कहा है। और कोर्ट में ये भी कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ने जेएनयू और जामिया के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के लिए एमएसजे और एसओजी जैसे सांप्रदायिक स्टूडेंट ग्रुप्स बनाकर या उनका इस्तेमाल करके एक सेंट्रल रोल निभाया, यानी एक सुनियोजित साजिश की बात जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। अब कोर्ट में सब सारी बातें तो कर दी, और ये भी कहा कि जो शर्जील इमाम हैं वो या उमर खालिद कोई बुद्धिजीवी नहीं है, ये भी बात उन्होंने कोर्ट में कही। और बहुत सारी बातें थी, ऐसा लग रहा था जिस हिसाब से आज हियरिंग हो रही थी और दिल्ली पुलिस की दलीलें पूरी हो गई हैं, और दिल्ली पुलिस की दलीलें पूरी हो गई। पहले उमर खालिद की, शर्जील इमाम की, शिफा उर रहमान, गुलफिशा फातिमा, इनकी भी दलीलें पूरी हो चुकी हैं। 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, और 24 नवंबर को शायद
दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट है और वो फैसला दे दे कि इनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आज भी बहुत तीखी बहस हुई कोर्ट में, दिल्ली पुलिस और उमर खालिद और शर्जील इमाम की को लेकर के बहुत बहुत तीखी बहस हुई। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि जो शर्जील इमाम है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और वो आजकल डॉक्टर इंजीनियर अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को छोड़कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। ये भी कहा है कि जो बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं वो ज़मीनी स्तर के अपराधियों से भी बड़ा ख़तरा पैदा करते हैं। ये बात जो है इन्होंने कोर्ट में कही। और तमाम चीज़ें हैं कि ये बुद्धिजीवियों के भेष में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। और इसी बीच जिक्र आता है न्यूयॉर्क टाइम्स का, विश्व का एक प्रतिष्ठित अखबार है। और ये कहा कि अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों का भी जिक्र किया गया जिसमें इन आरोपियों को बुद्धिजीवी बताया गया है। कोर्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शादाब अहमद, इन सब की बेल पर सुनवाई हो रही। तो अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो इंटरनेशनल अखबार हैं वहाँ पर इनको बुद्धिजीवी बना करके पेश किया गया, जो ये हैं नहीं, और ये लोग बुद्धिजीवी के भेष में राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इंटरनेशनल पेपर का हवाला दिया कि कैसे जो है इंटरनेशनली ये लोग एक प्रोपेगेंडा करके अखबारों में छप के खुद को बुद्धिजीवी छपवा करके देश के खिलाफ काम कर रहे थे। अच्छा, इन लोगों की इतनी औकात हो गई कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा लेंगे, इनकी इतनी हैसियत हो गई। आप सोचिए कि ये छात्र हैं, सामान्य परिवारों से आते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स तक पहुंच जाएंगे। खैर, हम क्या जाने, हो सकता है पहुंच भी जाएं। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया कर रहे थे। और पुलिस ने कहा कि ये जो साजिश के जो मास्टर माइंड हैं वो उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग हैं। इनकी वजह से पूरा एक सुनिश्चित था, साजिश के तहत पूरा माहौल हुआ। इन्होंने सारी बातें कहीं। एएसडी जो एसपी राजू हैं उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी छापी क्योंकि ट्रम्प भारत आ रहे थे और जब भी जमानत का मामला आता है न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ छपता है, सोशल मीडिया कुछ करता है, बिना ये समझे कि बुद्धिजीवी होने के बहाने देशद्रोही हैं। उन्होंने दावा किया कि सीएए के खिलाफ आरोपियों का पूरा विरोध सत्ता में बदलाव लाने के मकसद से हुआ था और इसके बाद हुए दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो और एक अधिकारी समेत 53 लोगों के मौत हो गई थी। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रोफाइल की थी उमर खालिद और इन लोगों के ऊपर, तो उसमें बुद्धिजीवी बताया था। तो ये कह रहे हैं कि कैसे जो है इंटरनेशनल जब भी जमानत की सुनवाई होने वाली होती है, ये इंटरनेशनल अखबारों और इनकी मदद से अपने आप को बुद्धिजीवी प्रिंट करवा करके कोर्ट और बाकी लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और तमाम बातें हुई। कोर्ट में कहा कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हो रहा था उसी तरह की योजना बनाई गई थी लेकिन वो काम नहीं आई। एक बड़ी साजिश है जो सब कुछ अपने में समेटे हुए है। वो कहते हैं कि दूसरे केस में मुझे बेल पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन बात ये नहीं है, साजिश से पहले भी वो दूसरे केस में शामिल थे। और इन्होंने कहा कि एक तरीके से इन्होंने प्लान किया और इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचने के लिए सब कुछ किया। बुद्धिजीवी जब आतंकवादी बन जाते हैं तो ज़मीनी आतंकवादियों से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। ये बुद्धिजीवी ही असली दिमाग हैं। लाल किले में जो हुआ वो इससे साबित हो गया है, ये भी कोर्ट में बात कही। तो कुछ दिल्ली पुलिस ने रख नहीं छोड़ा है। दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि जब तक कोर्ट में का फैसला ना आ जाए इस केस में इनको बेल ना दी जाए। यानी अगर ये निर्दोष साबित होते हैं तो इनको बरी कर दिया जाए और अगर ये दोषी साबित होते हैं तो सज़ा दे दी जाए। और इन सब पर यूएपीए की धारा के तहत केस है, FIR 59 है। अच्छा, कोर्ट में कपिल सिब्बल जब दलील रख रहे थे उन्होंने बताया कि तमाम केसेस में जो दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की हैं
बहुत सारे केसेस में फैसला आ गया है, उसमें दिल्ली पुलिस केसेस हार गई है। ये भी कोर्ट में कपिल सिब्बल ने अपना बयान दिया था। बहुत सारी बातें हुई। सलमान खुर्शीद अपीयर हुए थे, उन्होंने वियतनाम वॉर का भी जिक्र किया था कि एक प्रोपेगेंडा चलाया गया अमेरिका की तरफ से। बहुत सारी बातें कोर्ट में हो रही हैं, होती भी आई हैं। अब आखिरी दौर में केस का मामला पहुंच गया है और बेल को लेकर जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं कि कई कई घंटे दिल्ली पुलिस अपनी दलील रख रही है, फिर इधर आरोपियों की तरफ से कोई बात रखी जा रही है, कही जा रही है, तो ये मामला और दिलचस्प होता जा रहा है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि दिन भर तमाम खबरों के बीच इस केस को फॉलो करें और इस केस से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको समय समय पर देते रहें। तो वैसे आपको सुनाया है पहले भी, लेकिन फिर से एक बार उमर खालिद क्या सोचते हैं, वो अपने दोस्तों से क्या कहते हैं जब उनसे मिलने जाते हैं उनके दोस्त, तो वो भी जानना ज़रूरी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उमर खालिद की जो दोस्त हैं ज्योत्सना, जब उनसे मिलने गई तो उन्होंने क्या कहा कि वो मानसिक तौर पर कैसे हैं, तो वो जानना ज़रूरी है। सुनिए कि उमर खालिद के दोस्त ने हमें कुछ दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी, तो वो क्या कह रही थी। उमर खालिद की दोस्त हैं बनो ज्योत्सना, जो हर तारीख में पहुंचती हैं और बहुत साल से दोस्त हैं, साथ में हैं। बनो ज्योत्सना, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम दोस्त हैं, सबके माँ बाप आए हैं। हम बहुत सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी उनकी एक चंद्रचूड़ साहब की एक बाइट बहुत वायरल होती है कि 6 बार सुप्रीम कोर्ट में लगा करके वापस ले लिया गया, सुनवाई नहीं मौका दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने 1 साल तक गुहार लगाई न्याय के लिए और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में डेट डिफ़र होता गया। कुछ 1-2 बार हमारे लॉयर्स ने भी डिफ़र किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मतलब दे आर ऑल सीनियर लॉयर्स, कभी कोई दूसरा मैटर आ जाता है, ऐसे सिचुएशन बना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हमें कोई सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। हम बस 1 साल तक वहाँ पे डेट पे, तारीख पे, हर तारीख पे पहुँचते थे, सुनवाई नहीं होती थी। तब जब सुनवाई नहीं हुई, 1 साल लगातार होने वाला था, तब हमारे लॉयर्स उसको विड्रॉ करके फिर से लोअर कोर्ट से करने का फैसला लिया। तो वो एक लीगल स्ट्रेटजी के तहत ही था। लेकिन बात इस केस के डिले का जो बात किया जाता है, वो डिले तो बेल के अलग अलग तारीख के बारे में नहीं बोला जाता है ना। मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ वॉज द CJI ऑफ दिस कंट्री, डेफिनेटली ही नोज दैट जो डिले का बात होता है वो ट्रायल का बात होता है। ट्रायल एक अलग प्रोसेस होती है, बेल से अलग है, उसका अलग डेट पड़ता है, अलग प्रोसीजर, अलग कोर्ट। ट्रायल का जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। आज 5 साल हो गया, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी तक आर्गुमेंट्स ऑन चार्ज चल रहा है। आप उमर खालिद से मिलती हैं, आखिरी बार कब मुलाकात हुई और क्या बोल रहे हैं वो? देखिए, हम हर वीक कोई ना कोई जाता है, मोस्टली मैं जाती हूँ और भी लोग जाते हैं। तो लास्ट वीक कोई और दोस्त गया था, तो उससे पहले एक जो वीक था उसमें मैं गई थी। क्या बोला जब आपसे मुलाकात हुई? ही इज़ फाइन, ही इज़ वो देखो, जब आप समझते हो ना कि ये केस क्यों आप पे है, उसका पॉलिटिक्स जब आप समझ जाते हो, तब ये एक लड़ाई के तहत देखी जाती है। तब हमारे हर दिन उसका, इन सारे लोगों का हर दिन जो जेल में बीत रहा है, वो हर दिन एक लड़ाई का ही हिस्सा है। आप जब इसको एक लड़ाई की तरफ देखते हो, एक संघर्ष की तरफ देखते हो, तब वो अलग होती है। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट में कहा, तुषार मेहता ने, सरकार ने कहा कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक इनको जेल में रखो। तुषार मेहता ने ऑन रिकॉर्ड कहा। कोर्ट ने कहा कि संविधान में प्रदर्शन करने का अधिकार है, पर उस अधिकार के नाम पर हिंसा करने का अधिकार नहीं है। 133 पेज का जजमेंट मिला, तमाम लोग बहुत सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। क्या कहेंगी उन लोगों को? मतलब देखिए, दिल्ली दंगा हुआ, उसमें 53 लोगों की जान गई, ठीक है, बहुत ही दुखद बात है वो। बहुत ही दिल्ली के सड़कों पे बहुत दिन बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। बात तो यही है ना कि प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो 18 लोग हैं, ये लोग उस दंगे में शामिल थे। कोई नहीं ये नहीं बोल रहा कि दिल्ली दंगा कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन ये बोल देना कि उससे पहले जो
पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था सीएए के खिलाफ, जो इस देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो मूवमेंट दंगे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक रिडिक्यूलस बात है। फिर भी प्रोसिक्यूशन ने वो बात बोला, पुलिस ने वो बात बोला, स्पेशल सेल ने वो बात बोला, तो 5 साल में उनको साबित भी तो करना चाहिए था ना। वो साबित करने के रास्ते में जा ही नहीं रहे हैं। वो ट्रायल शुरू ही नहीं कर रहा है, वो बहस वो शुरू ही नहीं कर रहा है। लेकिन ये बोल देना कि नहीं ये 18 लोग, ये 18 मीडिया ट्रायल चल रहा है उसका, कि ये 18 लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। कैसे रिस्पॉन्सिबल थे ये तो आपको दिखाना चाहिए ना। आज तक दिखाने का हिम्मत क्यों नहीं हुआ आप लोगों का, मतलब प्रोसिक्यूशन का। शुक्रिया, आपने हमसे बात